हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकौल मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट स्पीड टेस्ट में। प्यारे बच्चों, आज मैं स्टेट का जो स्पीड टेस्ट नंबर 08 है वो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज हम लोग स्टेट स्पीड टेस्ट के टोटल जो है 25 क्वेश्चंस करेंगे। आइए हम देखें उसमें कौन कौन से अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बड़े लाभप्रद होंगे, बड़े बेनिफिशियल है आपके लिए। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, एक सही है और 3 गलत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। मित्रों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? रिसेंटली हु हैज रिसीव इंटरनेशनल कन्नाडिया रत्न अवार्ड 2022। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कन्नाडिया रत्न पुरस्कार 2022 से किसे प्राप्त हुआ है? वाई के सी वाडियार को, सुदीप किच्चा को, शिवा राजकुमार को या उपेंद्र राव को? तो प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय कनाडिया रत्न पुरस्कार 2022 ये जो भी रिसेंट में मिला है, एक साल पुराना ये कह दे करंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है वाई के सी वाडियार को। वाई के सी वाडियार को भी कन्नड़िया जो है रत्न पुरस्कार से अवार्ड किया गया है। ये 2022 में दिया गया था। एक इंटरनेशनल लेवल का ये अवार्ड है जो वाई के सी वाडियार को दिया गया था। पहला आंसर जो है मित्रों वो आपका क्या है? जी, आप देख पा रहे हैं कि पहला आंसर जो है वाई के सी वाडियार जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चूंकि करंट है तो करंट में कोई बहुत ज्यादा विशेष चर्चा हमारी नहीं होती है। उन चीजों पे जो करेक्ट है वो सटीक आंसर आपके दिए जाते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन सेलिब्रेटेड इट्स 22 स्टेट फॉर फाउंडेशन ऑफ डे 9 नवंबर 2022। हाल ही में 9 नवंबर 2022 को किस राज्य ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? बच्चे, अगर हम बात करें 22वां स्थापना दिवस मनाने वाला वो जो राज्य है उसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए थोड़ी सी बात इसको हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। हम एक मैप के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास भी करेंगे। जैसा कि बच्चे 2-3 चीज़ें मुझे बतानी है, इसलिए मैं छोटा सा एक मैप बना रहा हूँ और बहुत कम समय लगेगा आपको देखने और समझने में इसको। जैसा कि ये मान लीजिए कि ये एक भारत का चित्र या सचित्र आपको अध्ययन आप कर रहे हैं या आप देख रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से ये है इंडिया या भारत। अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दिखता है उत्तराखंड। क्या दिखता है? उत्तराखंड। वैसे उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, और अभी 2022 में अगर मैं कहूँ, जैसे अभी तो चल रहा है मान लीजिए 2023, तो 2022 में ये इसको 22 साल पूरे हो गए। कितने हो गए? 22 वर्ष जो है इसने पूरे कर लिए हैं। तो ये था। अच्छा बच्चे, एक बात मैं और कहना चाहूँगा। ऐसे ही आप देखते हैं एक स्टेट मध्य में है जिसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 को ये। इसके बाद में एक और स्टेट आप देखते हैं बच्चे, यहाँ पे है झारखंड। क्या है? झारखंड। तो झारखंड बना है 16 नवंबर सन 2000 को। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, एक और स्टेट है यहाँ आप देखते हैं जो अभी आंध्र प्रदेश से कट के बना, तो वो बना 2 जून 2014 को, जिसका नाम है तेलंगाना या तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से कट के बना है। ये कुछ प्रमुख डेट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको इससे जुड़े आगे भी कोई सिंपल से क्वेश्चन पूछे, आप मित्र जो है इसको बता पाएँ और इसमें कोई मिस्टेक या कोई गलतियाँ ना हो आपसे, आप इसको अच्छा कर पाएँ। ठीक है। आप देख रहे हैं कि नवंबर में ही उत्तराखंड भी है, नवंबर में छत्तीसगढ़ भी है, नवंबर में झारखंड का भी राज्य है, और नवंबर में ही हमें तेलंगाना का भी राज्य दिख रहा है। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? हमारा उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी मित्र या जो भी बच्चे हमारे उत्तराखंड के साथ गए हैं या नोट किया है, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैरीलैंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुने जाने वाली पहले भारतीय अमरीकी कौन बने हैं? भाई देखो, क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट रिसेंटली हु हैज बीन बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द मैरीलैंड। हाल ही में मैरीलैंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय अमरीकी महिला कौन है?
सो इसका जो करेक्ट आंसर है अरुणा मिलर जो है करेक्ट आंसर है। क्या सही नाम है इनका? अरुणा मिलर। अरुणा मिलर जो है ये पहली भारतीय अमरीकी जो है ये क्या है? लेफ्टिनेंट महिला बनी है ये। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ही इज करेक्ट है। अगला है रिसेंटली विच एडिशन ऑफ अ शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात ने शारजाह अंतर्राष्ट्रीय बुक पुस्तक मेला फॉल किस संस्करण का उद्घाटन किया है? बच्चे अगर हम बात करते हैं यूएई में, अभी आपने देखा यूएई की हम बात कर रहे हैं। यूएई आप इसे कहेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अभी जो बुक फेयर हुआ है, ये क्या हुआ है? बुक फेयर माने एक पुस्तकालय मेला लगा था, वो जो था वो 41वें नंबर के आसपास था। क्या था? 41वें नंबर का बुक फेयर था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है हाँ ये शारजा 41 नंबर पे है बेटा। क्या है? शारजा एक करंट का क्वेश्चन है ये भी। शारजा जो है 41वें नंबर पे आया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 41 ही सही होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? रिसेंटली द कैबिनेट chaired by the Prime Minister Sri Narendra Modi was aspired the MOU signed between the India and which of the following cooperation the field water resource development of the management। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के जल संसाधन विकास प्रबंधन के रोजगार में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया? रशिया, बांग्लादेश, डेनमार्क या यूएसए। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेनमार्क। अभी डेनमार्क के साथ में जल संसाधन और विकास प्रबंधन पर जो है सहयोग के बीच में एक एमओयू साइन हुआ बच्चे। किस पे एमओयू साइन हुआ है? किसके लिए? अगर हम कह दें जल संसाधन एवं प्रबंधन विषय पर किससे साझा हुआ है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क राष्ट्र अध्यक्ष डेनमार्क जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, उनके बीच में क्या हुआ है? एक एमओयू साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Recently, which edition of SCO meeting is head of the government has been held in a virtual format? हाल ही में शासनाध्यक्षों की SCO बैठक का कौन सा संस्करण वर्चुअल रूप में आयोजित हुआ है? अगर हम बात करते हैं SCO की मीटिंग हुई अभी, और SCO की मीटिंग के संस्करण वर्चुअल प्रारूप जो है, ठीक है, अब वर्चुअल फॉर्मेट में कौन सा नंबर का ये मीटिंग आयोजित किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। 20वें नंबर का मीटिंग था, 21वें नंबर का मीटिंग था, 22वें नंबर का मीटिंग था, या ये 23वें नंबर का मीटिंग था। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो 21वां नंबर हो जाएगा। एक SCO का 21वां नंबर का ये मीटिंग था। कौन सा नंबर का? 21वां। तो ये भी जो है करंट का पोर्शन है। तो SCO की जो अभी बैठक हुई है या जो मीटिंग हुई है उसका जो अगर हम कहें कौन सा एडिशन है, सो ये उसका जो एडिशन था ये 21 वाला जो है इसका एडिशन हुआ है बच्चे। 21 वाला एडिशन हुआ है, ये इसका जो है करेक्ट है। ठीक है, सो मैं समझता हूँ क्लियर है। अगला है रिसेंटली द कोरिया फिल्म फेस्टिवल बिगेन्स इन विच ऑफ द कंट्री? हाल ही में कोरियाई फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया है? देखिए, चूंकि अगर बात से क्लियर है कोरियाई फिल्म, और कोरियाई फिल्म का जो अभी उत्सव हुआ है नॉर्थ कोरिया में, किसी की मजाल है जो यहाँ पे कोई उत्सव कर सके?
किम जोंग या प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। एक पागल और एक सन की टाइप का बादशाह है जो यहाँ पे, तो ये उचित ही नहीं है। नेपाल नहीं, बांग्लादेश नहीं, कोरिया है। साउथ कोरिया एक गणतंत्र देश है, 15 अगस्त को भी ये भी आज़ाद हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? सियोल, जिसकी कैपिटल है साउथ कोरिया, करेक्ट है। अच्छा, एक बात याद रखें, कई बार पूछा जाता है कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया कंट्री कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं? तो ये 38 डिग्री पैरेलल लाइन से दोनों अलग होते हैं। तो दोनों देश 38 डिग्री पैरेलल लाइन से क्या है, सेपरेट भी होते हैं या अलग भी होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी हैज कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग न्यू जनरेशन ऑफ द सुपर एब्रेसिव टूल्स। हाल ही में कौन सा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान नई पीढ़ी सुपर अपघर्षक उपकरण बनाने के लिए सक्षम हुआ? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मुंबई या आईआईटी मद्रास? चूंकि बात की गई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी नई पीढ़ी के सुपर अपघर्षक उपकरण मींस अ जनरेशन ऑफ सुपर अब्रेसिव टूल्स। 4 ऑप्शन है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी मुंबई। क्या आंसर है? आईआईटी बॉम्बे कह सकते हो आप इसको, आईआईटी मुंबई जो है इसके लिए करेक्ट आंसर है। ये भी करंट के पार्ट से था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट? आइए जाने बच्चे, हम बात करते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे हम व्यक्ति क्या करते हैं, पैसों का बाजार करते हैं। और पैसों का बाजार कागजी कार्रवाइयों के रूप में होता है। कैसा होता है? कागजी कार्रवाइयों के रूप में होता है। इसको शॉर्ट अगर फॉर्म में हम कहें, जैसे इसमें हमारा सीडी होता है, इसमें हमारा सीपी होता है, इसमें हमारा टीबी होता है, इसमें हमारा ईएस नहीं होता कभी, ये नहीं। देखिए होता क्या है, मतलब आप इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसा कि आपको दिख रहा है, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये सब होते हैं। लेकिन कभी भी इक्विटी शेयर का हिस्सा जो है यहाँ पे क्या होता है, नहीं होता है। इक्विटी शेयर का हिस्सा क्या है, नहीं है। ये मनी मार्केट का पार्ट नहीं है बच्चे, ये क्या है, मनी मार्केट का पार्ट नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपको इक्विटी शेयर दिख रहा था। बाकी जो आप देख रहे हैं कैश सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था, कॉमर्शियल पेपर था, ठीक है, या ट्रेजरी बिल होता है जिसमें आपको 0 to 14, 14 to 100 मतलब 1 ईयर तक की ड्यूरेशन या 1 ईयर मोर देन चीजें, तो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड भी करते हैं। सो दीज आर द मनी मार्केट पार्ट फिलहाल। एनीवेज अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वे ऑफ नाइफ, द CIA, अ सीक्रेट आर्मी एंड द वॉर एट द एंड्स ऑफ अर्थ? काफी लंबी किताब है। इस किताब का नाम आपको बताना है, द वे ऑफ नाइफ, द CIA, अ सीक्रेट आर्मी एंड ए वॉर एट एंड्स ऑफ द अर्थ। पुस्तक के लेखक कौन है? इरिका मोहन जी, मार्क मंजीत जी, मारियो पूजा जी, मार्क ट्वेन? फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है मार्क मंजीत है। सही आंसर क्या है? मार्क मंजीत इसका करेक्ट आंसर है। मार्क मंजीत के साथ जो बच्चे जा रहे हैं, मार्क मंजीत जो है इस बुक के मंजीत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबर नामा वॉज हैज बीन ओरिजिनली रिटन इन। देखिए बच्चों, ये मैं समझता हूँ लगभग मुगल एम्पायर का ये पहला प्रश्न है। अगर मुगल कहा जाए कि मुगल एम्पायर के पहले बादशाह रहे हैं बाबर, और बाबर की जो पूरी कथा है लिखी गई थी वो तुजु के बाबरी थी, जिसको बाद में जो रूपांतरण था वो किया गया था। ठीक है, और जो ये मूलतः लिखी गई थी वो तुर्की चगतई भाषा थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टर्किश हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, अगर मैं कहूँ बाबर के बारे में, तो आप जानते हैं सभी लोग कि बाबर का समय काल भारत में 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था बाबर का समय काल। और बाबर का जो सही नाम था वो था जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। और मैं अगर कहूँ बाबर ने तुर्की चगतई भाषा में लिखी थी
तुजुक ए बाबरी, इनकी आत्मकथा लिखी गई थी और बाद में उसी का रूपांतरण कराया गया था किसमें, बाबरनामा में। तो ये मूल भाषा थी तुर्किश चगतई भाषा। क्या नाम था, तुर्किश चगतई भाषा में इसका था रूपांतरण का हिस्सा। ओके, अगले देखिए क्या करें। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम देख पा रहे थे और समझ पा रहे थे, मैंने आपसे कहा कि बात करते हैं बाबर का। बाबरनामा जो है मूलतः किस भाषा में लिखा था, तो आपने देखा कि बाबरनामा जो मूलतः भाषा है वो लिखी थी तुर्की चगतई भाषा। क्या थी, तुर्की चगतई भाषा है। तो तुर्की चगतई भाषा में यह बाबरनामा पूरी तरीके से क्या है, अंकित है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है। जो भी विद्यार्थी हमारे बी के साथ जा रहे थे या बी उन्होंने बताया था, उन सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। जो बच्चे हमारे बी आंसर के साथ में गए हैं या जिन्होंने बी बताया है, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वेयर इज द इंडिया बाय नील फेस्ट इज सेलिब्रेटेड। इंडिया बाय नील उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है इटली में, इजिप्ट में, इंडिया में या कनाडा में। सो आइए जानें। इंडिया बाय नील जो है, अगर कहें, चूंकि नील आपको याद होगा, आप लोग कहते हो ना मिस्र में थी नील नदी, ठीक है। सो इसमें इजिप्ट वाला आंसर जो है वो सही होगा। आपने कई बार पढ़ा होगा कि मिस्र को नील को, मिस्र कह रहे हैं, नील को मिस्र का वरदान कहा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इजिप्ट है। इजिप्ट की जो राजधानी है वो है कायरो या काहिरा। क्या है, काहिरा, काहिरा कहलाता है इजिप्ट ये। तो इंडिया बाय नील क्या हो जाएगा, इजिप्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ कंट्री। सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है। सो आइए हम बात करते हैं। अगर हम कहें बिगेस्ट या कहना चाहें लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक, सो लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई। वैसे बच्चों अगर एसबीआई की बात करें, थोड़ा सा अगर इसका हम वैसे नॉर्मली अगर आपको बता दें तो आप कह सकते हो सर कि ये 1 जुलाई और 1955 को आया था स्टेट बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक। और बाद में इसकी जो सब्सिडरीज थी ये भी आई थी उसी दौरान में, एसबीआई सब्सिडरी। अच्छा, सब्सिडरीज को आप एसबीआई के एसोसिएट्स के नाम से जानते हैं। जैसे पहले हुआ करता था ना, SBBJ, SBM, SBT, ऐसे करके। बाद में हुआ ये क्या कि जो भी टोटल 7 से 8 थी, 17 में सब मर्ज होकर सब केवल एसबीआई में कन्वर्ट हो गई। सो अभी एसबीआई विद द वे, ऑल द वे, हर कदम आपके साथ, ठीक है। सो विद वे एसबीआई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एसबीआई है। याद रखिएगा, हर साल 1 जुलाई को ही एसबीआई का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, एसबीआई एस्टेब्लिशमेंट डे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है टू विच स्पोर्ट्स ऑफ गीत सेठी इज एसोसिएट। गीत सेठी बिलियर्ड्स, गीत सेठी का नाम बिलियर्ड्स में आता है। सिंपल है, जैसे मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, तो गीत सेठी बिलियर्ड्स आता है। बिलियर्ड्स इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, बिलियर्ड्स इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्नूकर, स्क्वैश, पोलो इज द रॉन्ग आंसर, बिलियर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। सो गीत सेठी के साथ क्या सही आएगा, बिलियर्ड्स। अगला है व्हेन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किए गए। 26 जनवरी 1950, 25 अगस्त 1951, 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952। सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। आइए देखिए, इसे शॉर्ट में कहा जाता है सीडीपी प्रोग्राम। सीडीपी क्या कहते हैं, सीडीपी प्रोग्राम,
सीडीपी प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे देश में उस समय चल रही थी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग। क्या चल रही थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग। और फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग या पहली पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी, ये जो प्रोग्राम ये चल रहा था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग के समय में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था का भी क्या हुआ? धीरे धीरे जन्म हुआ। और पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले आई कहाँ? राजस्थान में एक जिला पड़ता है नागौर जिला, सो ये नागौर में आया। और उसके बाद ये व्यवस्था कहाँ आई? आंध्र प्रदेश में आई थी। और फिर धीरे धीरे ये व्यवस्था पूरे देश में जो है ये फैल गई। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर हो गया 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे हमारे 2 अक्टूबर 1952 का जाते हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ सॉइल इज फाउंड इन नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया? भारत के उत्तरी महान मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल या ऑलिवल सॉइल? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑलिवल सॉइल। क्योंकि मैदान की बात करते हैं बच्चों, एक बात हम और समझें, मैदान का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? मैदान का निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी से। कहाँ से होता है? जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी वही मिट्टी होती है जो जल से लुढ़क के आती है, और इसे हम लोग कहते हैं ओलिवियल सॉइल। क्या कहते हैं? ओलिवियल सॉइल। सो ओलिवियल सॉइल जो है इसका ये करेक्ट आंसर है। डी वाला ऑप्शन जो है क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओलिवियल सॉइल जो है क्या है? एकदम सही आंसर है। ये आप देख रहे हैं ना, ओलिवियल सॉइल जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे ओलिवियल सॉइल कर रहे हैं या ओलिवियल सॉइल के साथ में उन्होंने आंसर दिया था, सो उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अच्छा, जैसे रेड मिट्टी होती है जो पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे काली मिट्टी है कपास के उत्पादन के लिए होती है। काली मिट्टी को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, हाँ, और गन्ना भी उत्पादन होता है इसमें। लेटराइट मिट्टी है जो चावल ओवल की खेती के लिए भी काफ़ी छत्तीसगढ़ में होती है। ऑलिवल सॉइल मैदानी क्षेत्रों में जहाँ ट्रेडिशनल क्रॉप होती है, जैसे हमारे रबी खरीफ और जायद की फसलें होती हैं, तो इन जगहों पर जो है ऑलिवल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी आप इन्हें ऐसा कह सकते हो। ठीक है, सो जलोढ़ मिट्टी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मनी मार्केट। सरकार और मुद्रा बाजार के बीच में मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, इसका आंसर आरबीआई होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एंड मनी मार्केट, गवर्नमेंट एंड मनी मार्केट के बीच में जो काम है उसको हम कहते हैं आरबीआई। आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों की आरबीआई एक तराजू नुमा आकृति है जिसके दोनों पलड़े में एक साइड में गवर्नमेंट है, सो एक साइड में मनी मार्केट है। लेकिन आरबीआई ही दोनों के बीच का क्या है? एक रिलेशन बनाता है, एक मीडिएटर होता है दोनों के बीच का। लेकिन शासन का जो पूरा राइट होता है, जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव माने सरकार के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, वो ही इस पे क्या करते हैं? अच्छे से वर्क करते हैं, अच्छे से टास्क करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आरबीआई। आरबीआई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है बैंक इंश्योरेंस कैन बी सोल्ड टू। बैंक इंश्योरेंस को बेचा जा सकता है। बैंक इंश्योरेंस को बेचा जा सकता है। देखो, बैंक इंश्योरेंस को क्या बेचता है? ऑल बैंक नो। ऑल इंश्योरेंस कंपनी नो, नहीं, ये वाला सही है। ऑल एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव बैंक कस्टमर्स, जो भी इस समय वर्तमान में अस्तित्व और बहुत जो परिप्रेक्षीय बैंकों के ग्राहक हैं, उनके लिए ही बैंक इंश्योरेंस को बेचा जा सकता है। सो करेक्ट आंसर जो है बच्चों डी वाला हो जाएगा। इसमें डी वाला आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्या करते हैं? बैंक इंश्योरेंस
कि सेलिंग और परचेजिंग जो है की जा सकती है इनसे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। विश्व विरासत दिवस निम्नलिखित में किस दिवस को मनाया जाता है। आइए बच्चों, मैं आपको अप्रैल के सारे दिवस एक बार फटाफट याद करा देता हूं, जिससे आपको दिक्कत ना हो और आप लगभग काफी इसको जो है कवर कर पाए और इसको अच्छे से लिख पाए। देखिए, जैसे अगर हम बात करें 1 अप्रैल की बच्चों, 1 अप्रैल को सिंपल कहा जाता है मूर्ख दिवस। याद रखना, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको नहीं आएगा, मैं बता भले दे रहा हूं ये, लेकिन ये आपको जरूर आएगा। उड़ीसा की स्थापना दिवस, उड़ीसा स्थापना दिवस। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक की सरकार है और हमारी महिंद्रा की अपनी ब्रांच भी वहां पर है। ठीक है, सो मूर्ख दिवस या स्थापना दिवस। इसके बाद बच्चों और क्या इंपॉर्टेंट आपको लगेगा इसमें जैसे 7 अप्रैल WHO रिस्पेक्ट में विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है ना, याद रखेंगे। फिर जैसे बच्चे 14 अप्रैल बाबा साहेब अमर रहे उनकी जयंती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जयंती, भीमराव अंबेडकर जयंती होती है बच्चे, है ना। ये प्रमुख दिवस होते हैं उस समय में। फिर जैसे बच्चे 18 अप्रैल ले लें हम लोग, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। फिर जैसे अगर बच्चे हम लोग कहें 22 ले ले, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल ले लें। 22 अप्रैल को आप देखते हैं ना पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस जो इस समय मुझे अभी याद है तुरंत में, मैं वो आपको बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, फिर जैसे 24 अप्रैल ले लें तो पंचायती राज दिवस, पंचायती राज व्यवस्था का दिवस होता है, दिवस। अच्छा बच्चों, आपको एक बात ये याद होगी, पंचायती राज व्यवस्था जो आई थी हमारे देश में, अगर मैं कहूँ तो वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत और 11वीं अनुसूची में रखी गई है पंचायती राज व्यवस्था, और इसमें कुल 27 विषय दिए गए हैं। कितने हैं? 27 विषय। तो इसको आप अच्छे से याद रखें यहाँ पे। फिर इसके बाद जैसे आगे देखें हम लोग 29 अप्रैल को आयुष्मान भारत के लिए एक दिवस है ऐसे। सो इस तरह के कुछ दिवस है। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मिलेगा 18 अप्रैल। जो भी विद्यार्थी हमारे 18 अप्रैल के साथ गए हैं या जिन्होंने 18 किया है, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। बाकी आप ये नोट कर लेंगे तो हो सकता है ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहे। सो 18 अप्रैल क्या है बच्चों? वो बिल्कुल सही आंसर है। जो 18 अप्रैल के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1950। सो बच्चे क्या है इसका करेक्ट आंसर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 24 जनवरी 1950। आइए देखें, देखिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इस दिन झंडा दिवस, झंडा दिवस माने राष्ट्रीय ध्वज दिवस, राष्ट्रीय ध्वज दिवस भी मनाते हैं, दिवस भी मनाते हैं ऐसे। ये 26 जनवरी 1950 ये हमारा गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। 22 जुलाई, अच्छा 22 जुलाई 50 ना होता, मान लो यहाँ 47 होता
तो हम उसको राष्ट्रीय ध्वज दिवस भी कह सकते थे। हमारा ध्वज का दिवस जो है वो हो जाता बच्चे, ठीक है। एक माफ कीजिएगा, जरा देखिए मैं क्या लिख दिया हूँ यहाँ, ध्वज दिवस माफ करिएगा। हाँ, ध्वज दिवस जो है बच्चे, एक सेकंड, 22 जून 1950, ये जो है ये संविधान सभा में, माफ करिएगा बच्चों, संविधान सभा में राष्ट्रगान का दिवस था। ये क्या था? ये राष्ट्रगान का दिवस है, ये राष्ट्रगान दिवस है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि 27, जैसे कि डेट लिखा हुआ यहाँ, सॉरी माफ कीजिएगा, जो डेट लिखी हुई है, जो डेट लिखी हुई है कि 22 जुलाई 1947 का समय होता, तो ध्वज दिवस हम मना सकते थे, झंडे का दिवस भी मनाया जाता है। आप ऐसे कर सकते हो इसको, ये ठीक, ये कर सकते हो ऐसे। सो फिलहाल ये सही है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आपके सम्मुख है इस समय, या आपके सामने है। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन कहता है मर्डका कप इज एसोसिएट विथ, मर्डका कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? किससे संबंधित है मर्डका कप? तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? फुटबॉल से संबंधित है मर्डका कप, याद रखिएगा। मर्डका कप जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल गेम से संबंधित है। अच्छा, जैसे कभी भी अगर आपको आ जाए, मान लीजिए जैसे सुब्रतो कप है, या कह देते हैं डूरंड कप है, ऐसे तो अलग अलग गेमों से बहुत ढेर सारे कभी कभी कप भी आते हैं कि ये कप या ये विषय किससे जुड़ा हुआ है, या हिस्से किससे है। तो इस तरह की चीज़ें जो आती हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि हॉकी अभी कोई, हॉकी से ऐसे, हॉकी से भी इनसे सबसे अलग अलग कप की वैल्यू होती है, और कभी कभी जो है यहाँ से कुछ क्वेश्चन या कुछ प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। हु इज द हेड स्टेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आइए बच्चे एक बार थोड़ा राज्य के बारे में हम लोग समझें। राज्य जो है ये पार्ट नंबर 6 में और आर्टिकल नंबर 152 से लेके 162 में ये हमको बताता है राज्यपाल का विषय। किसका? राज्यपाल का विषय। सो फिलहाल यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। देखिए, अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार की, किसकी बात करते हैं? राज्य सरकार की। सो राज्य सरकार कैसे बनती है, पहले ये समझे बच्चे। राज्य सरकार में एक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, सबसे पहले कार्यपालिका का प्रमुख। अच्छा, कहाँ की कार्यपालिका? राज्य की कार्यपालिका। कार्यपालिका केंद्र की भी होती है, तो केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन? राज्यपाल है। अब राज्यपाल का आर्टिकल 152 से लेके 162 है। इसके बाद इसके अंदर राज्य का विधान मंडल होता है, विधानमंडल। अब विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधान सभा होती है और एक होती है हमें विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। अब विधानसभा, विधान परिषद, आर्टिकल 168, 169 और 170, 171, इन आर्टिकल्स को आपको याद रखना है बच्चों, इन आर्टिकल्स को याद रखना है। अच्छा, अब विधानसभा में बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का जो नेता है वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री और कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति जो है आर्टिकल 163 और 164 में कौन करता है? राज्यपाल ही तो करता है, राज्यपाल करता है ऐसे। और इन सबको कानूनी प्रक्रिया या कानूनी जो सलाह देने का जो मेन या मुख्य कार्य करता है वो कौन करता है? अगर कानूनी सलाह की बात करें हम, तो इन सबको कानूनी सलाह कौन देता है? कानूनी सलाह देता है महाधिवक्ता। कौन देता है? महाधिवक्ता। अब महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में आ जाता है, 165 में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, गवर्नर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है गवर्नर। ओके, आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्या है? पिनाका क्या है?
What is Pinaka? Pinaka is a multi-barrel basaltic missile system. Pinaka is a solid-state laser weapon system. Pinaka is an intercontinental basaltic missile system. Pinaka is a multi-barrel rocket launching system. Pinaka जो है ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग क्या है सिस्टम है, और ये उसके लिए क्या है फेमस है या प्रसिद्ध है. सो क्या है? Pinaka is a मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर. डी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर है. जो भी विद्यार्थी हमारे डी के साथ में जा रहे हैं या जो बच्चे डी कर रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है. इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं मित्रों. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहलाता है? व्हाट इज अ कार्बन एरोजेल? कार्बन एरोजेल क्या है? अ पॉल्यूटिंग गैस विच इज अ पॉपुलर रिसेंटली, अ वर्ल्ड लाइटेस्ट मटेरियल, a cream of a wound, none of above. मतलब कार्बन एरोजेल ये एक प्रकार का प्रदूषक गैस है जो अभी हाल ही में खोजी गई है. अ पॉल्यूटिंग गैस विच पॉपुलर रिसेंटली, अभी हाल ही में प्रसिद्ध हुई एक प्रदूषित की गई गैस है. ये है क्या? ये वर्ल्ड लाइटेस्ट मटेरियल, ये पूरी पृथ्वी पर सबसे हल्का धातु है, मटेरियल है. ये जो हल्का धातु वाला क्रम लग रहा है ना एरोजेल पे, क्योंकि एरोजेल टर्म लग रहा है, तो एरोजेल टर्म जो है वो ज़्यादातर किसके लिए यूज होता है? मटेरियल्स के लिए. ठीक है, मटेरियल्स के लिए होता है यूज ये. फिर कहता है अ क्रीम ऑफ अ वाउंड, या घाव पे लगाने वाली क्रीम है. घाव नहीं, घाव पे लगाने वाली क्रीम नहीं लग रही. नन ऑफ अबव नहीं है, पॉल्यूटिंग भी नहीं है. ये वर्ल्ड लाइटेस्ट मटेरियल है. आइए देखें. यस, करेक्ट आंसर है बी. आपका आंसर जो है बी. सो याद रखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा सा फिर भी कंफ्यूजनेबल लग रहा है. कार्बन को लेकर दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर क्या ये पॉल्यूटिंग गैस है? पॉल्यूटिंग गैस नहीं है. सो कार्बन एरोजेल क्या है? एरोजेल ये एक लाइटेस्ट मटेरियल है. लाइटेस्ट मटेरियल है. और क्या है ये? सबसे बड़ी बात तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मटेरियल है. पूरे पृथ्वी पर एक सबसे हल्का जो है ये मटेरियल है. सो इसका आंसर जो है बी वाला करेक्ट है. जो भी विद्यार्थी हमारे बी के साथ जा रहे हैं या बी बताना चाहते हैं उन सभी का आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है या एकदम सही है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं. बच्चों अब हम बात करते हैं आज का जो सेशन है उसका. हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी लोग कृपया ध्यान से देखते रहें. टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, पारिस्थितिकीय शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हैक्ले, टेंसले, लेयर, टेलर या डार्विन? देखिए, हैक्ले, टेंसले ये दो इकोलॉजी या इन्वायरमेंट के फील्ड के हैं. टेलर चूंकि ये भी इकोनॉमी के फील्ड के हैं, इन्हें अदर भी सब्जेक्ट मटेरियल में रखा जा गया है. डार्विन जो है, डार्विन इन्हें योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट का सिद्धांत, ये जीव विज्ञान या बायोलॉजी के फील्ड से हैं. सो फिलहाल हमें जो शब्द है द टर्म ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी माने पारिस्थितिकीय, इस शब्द को प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है टेंसले साहब. सो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? माफ कीजिएगा, हैक्ले. क्या है? हैक्ले. एग्जाम हैक्ले जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा. टेंसले माफ कीजिएगा, टेंसले ये सब नहीं है, हैक्ले करेक्ट है. सो इसका जो करेक्ट था वो हैक्ले था. HAEKEL, हैक्ले. अच्छा, पारिस्थितिकीय जो शब्द है, पारिस्थितिकीय शब्द है. अच्छा, टेंसले का नाम क्यों कंफ्यूजन हुआ? जब पारिस्थितिकीय ढांचे की बात करते हैं जैसे फूड पाइप या फूड सिस्टम में, तो वहां पे इनके योगदान के विषय को सराहनीय माना जाता है. तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, पारिस्थितिकीय चीजों को देखते हुए. सो सही शब्द क्या हो जाएगा? हैक्ले. क्या नाम रखेंगे इनको? हैक्ले. ये पारिस्थितिकी मतलब होता है हमारे चारों ओर का वातावरण. तो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उससे हम कहते हैं पारिस्थितिकीय, या इसे हम कहते हैं इकोलॉजी. क्या कहते हैं इसको हम लोग? इकोलॉजी. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर इकोलॉजी है. सो थैंक यू वेरी मच मित्रों. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आया है. चीज़ें आपको स्टेप्स क्लियर लगे हैं. ठीक है, याद रखिएगा,
डार्विन बायो क्षेत्र में है, बायोलॉजी के क्षेत्र से थे जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। टेलर भी इन्वायरमेंटल के फील्ड से हैं, ये भी इन्वायरमेंटल के फील्ड से हैं और इन्वायरमेंटल में ये कहाँ से आपको मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जो जाल और श्रृंखला है उसमें इनका प्रमुख योगदान होता है। सो मित्रों वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया। ओके, थैंक यू वेरी मच।